नमस्कार, आप देख रहे हैं INH न्यूज। मैं हूं आप सभी के साथ सोनल और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। दुनिया के प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने वो राज खोला जिसे आज पूरी दुनिया बरसों से जानना चाहती है। स्टीफन हॉकिंग ने हाल ही में बिग बैंग के पहले के संसार के बारे में कुछ ऐसा बताया जिसे जानकर विज्ञान भी अचंभित है। लेकिन अफसोस, विश्व के महान भौतिक और ब्रह्मांड विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग का 76 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन की खबर आने पर दुनिया भर में शोक की लहर छा गई। स्टीफन हॉकिंग ने अपने जीवन में अंतरिक्ष के कई रहस्यों पर से पर्दा उठाया है और दुनिया को अंतरिक्ष से संबंधी कई अहम सिद्धांत भी दिए। इतना ही नहीं, उनका मानना था कि ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना नहीं की। द ग्रैंड डिजाइन नाम की एक किताब में उन्होंने लिखा था कि ब्रह्मांड की रचना अपने आप हुई। ये संयोग ही है कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की जन्मदिन की तारीख में ही स्टीफन हॉकिंग का निधन हुआ। दूसरी ओर एक संयोग ये भी है कि जिस दिन महान वैज्ञानिक गैलीलियो की मौत हुई थी, 300 साल बाद उसी दिन स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ। 1974 में ब्लैक होल्स पर असाधारण रिसर्च करके स्टीफन हॉकिंग साइंस की दुनिया के बड़े नाम बन गए। तो आइए शुरू करते हैं प्राइम टाइम में हमारी खास पेशकश, ईश्वर ने नहीं बनाई दुनिया। ईश्वर ने नहीं बनाई दुनिया। इस पर चर्चा करने से पहले ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने वाले स्टीफन हॉकिंग की जिंदगी के सफर पर एक नजर डालते हैं कि आखिर कैसे बीमारी से लड़ते हुए उन्होंने खोजा ब्रह्मांड के रहस्यों को। ब्रह्मांड का रहस्य बताने वाले वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का निधन। बिग बैंग और ब्लैक होल की थ्योरी को समझाने वाले महान अंतरिक्ष वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का निधन। ईश्वर ने नहीं बनाई दुनिया, ये बताने वाले वैज्ञानिक हॉकिंग का निधन। टाइम पर बात करने वाले हॉकिंग आइंस्टीन के बाद रहे सबसे मशहूर वैज्ञानिक। विश्व प्रसिद्ध महान वैज्ञानिक प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग का 76 साल की उम्र में निधन हो गया। स्टीफन हॉकिंग ने शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद ये साबित किया कि अगर इंसान में इच्छा शक्ति हो, कुछ करने का जज्बा हो, तो वो कुछ भी कर सकता है। उन्होंने एक बार कहा था कि पिछले 49 सालों से मैं मरने का अनुमान लगा रहा हूं। मैं मौत से नहीं डरता, मुझे मरने की कोई जल्दी नहीं है। उससे पहले मुझे बहुत सारे काम करने हैं। जब डॉक्टरों को उनकी बीमारी के बारे में पता चला था, तो उस वक्त डॉक्टरों ने उन्हें कहा था कि वे सिर्फ 2 या 3 साल ही जी पाएंगे, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने इस बीमारी को हरा दिया। 21 साल की उम्र में हुई थी बीमारी। हमेशा व्हीलचेयर पर दिखने वाले स्टीफन हॉकिंग एक महान वैज्ञानिक थे। अल्बर्ट आइंस्टीन के बाद उनकी गिनती सबसे बड़े भौतिक शास्त्रियों में होती है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को फ्रैंक और इसाबेल हॉकिंग के घर में हुआ। परिवार की आर्थिक दिक्कतों के बावजूद उनके माता पिता दोनों की शिक्षा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई, जहां फ्रैंक ने आयुर्विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की और इसाबेल ने दर्शन शास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। वो दोनों द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के तुरंत बाद एक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में मिले, जहां इसाबेल सचिव के रूप में कार्यरत थी और फ्रैंक चिकित्सा अनुसंधानकर्ता के रूप में कार्यरत थे। हॉकिंग ने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड में अपनी यूनिवर्सिटी की शिक्षा 1959 में 17 वर्ष की आयु में शुरू की। पहले 18 महीनों में स्टीफन हॉकिंग को मोटर न्यूरॉन की बीमारी थी, जो उन्हें 21 साल की उम्र में हुई थी। यहाँ तक कि स्टीफन हॉकिंग के शरीर की सभी मांसपेशियों से उनका नियंत्रण खो गया था। उनका कोई भी अंग काम नहीं करता था।
आखिर स्टीफन हॉकिंग कैसे करते थे लोगों से बात? ये बहुत दिलचस्प है कि जिस इंसान का सिर्फ दिमाग ही काम करता हो और कोई शरीर का अंग ना चले तो वो किस तरह से काम कर सकेगा। स्टीफन हॉकिंग की बीमारी बढ़ने पर उन्हें व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ा। स्टीफन हॉकिंग की व्हील चेयर आंखों और हाथों के कंपन से ये जानकारी दे देती थी कि वे क्या बोलना चाहते हैं। अपने एक इंटरव्यू में स्टीफन हॉकिंग ने बताया था कि मैं अपने गाल की मांसपेशियों के जरिए अपने चश्मे पर लगे सेंसर को कंप्यूटर से जोड़कर बातचीत करता हूं। दिमाग को छोड़कर स्टीफन हॉकिंग का कोई भी अंग नहीं करता था काम। मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के दिमाग को छोड़कर उनके शरीर का कोई भी भाग काम नहीं करता था। यहाँ तक कि स्टीफन हॉकिंग ने इस बीमारी से लड़ते हुए बड़ी से बड़ी वैज्ञानिक खोज की और ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे आखिरी वक्त तक पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी जाते रहे। स्टीफन हॉकिंग को मिल चुका है अमेरिका का सबसे उच्च नागरिक सम्मान। ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी को समझने में उन्होंने अहम योगदान दिया। स्टीफन हॉकिंग के पास 12 मानद डिग्रियां हैं और अमेरिका का सबसे उच्च नागरिक सम्मान भी उन्हें दिया गया। साल 1974 में ब्लैक होल्स पर किए गए उनके रिसर्च ने इस पर आधारित थ्योरी को ही मोड़ दिया था। उनकी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किताब दुनिया भर में बेहद पसंद की गई थी। आईएनएच न्यूज ब्यूरो। और अब देखते हैं कि स्टीफन हॉकिंग को आखिर बीमारी क्या थी और उन्होंने कैसे इस बीमारी को मात दी। इक्कीस साल का एक नौजवान जब दुनिया बदलने का ख्वाब देख रहा था, तभी कुदरत ने अचानक ऐसा झटका दिया कि वह अचानक चलते चलते लड़खड़ा गया। शुरुआत में लगा कि कोई मामूली दिक्कत होगी, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद एक ऐसी बीमारी का नाम बताया जिसने इस युवा वैज्ञानिक के होश उड़ा दिए। ये स्टीफन हॉकिंग की कहानी है, जिन्हें 21 साल की उम्र में कह दिया गया था कि वो 2-3 साल ही जी पाएंगे। साल 1942 में ऑक्सफोर्ड में जन्मे हॉकिंग के पिता रिसर्च बायोलॉजिस्ट थे और जर्मनी की बमबारी से बचने के लिए लंदन से वहां जाकर बस गए थे। आखिर बीमारी का कब पता चला? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में साल 1963 में अचानक स्टीफन हॉकिंग को पता चला कि वो मोटर न्यूरॉन बीमारी से पीड़ित हैं। कॉलेज के दिनों में उन्हें घुड़सवारी और नौका चलाने का शौक था, लेकिन इस बीमारी ने उनका शरीर का ज्यादातर हिस्सा लकवे की चपेट में ले लिया। साल 1964 में वो जब जैन से शादी करने की तैयारी कर रहे थे, तो डॉक्टर ने उन्हें 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 साल का वक्त दिया था। लेकिन हॉकिंग की किस्मत ने साथ दिया और ये बीमारी धीमी रफ्तार से बढ़ी। लेकिन ये बीमारी क्या थी और शरीर को किस तरह नुकसान पहुंचा सकती थी? लेकिन ये बीमारी क्या थी और शरीर को किस तरह नुकसान पहुंचा सकती है? आखिर बीमारी का नाम है क्या? स्टीफन हॉकिंग जिस बीमारी की चपेट में आए, उस बीमारी का नाम है मोटर न्यूरॉन डिसीज। एनएचएस के मुताबिक ये एक असाधारण स्थिति है जो दिमाग और तंत्रिका पर असर डालती है। इससे शरीर में कमजोरी पैदा होती है जो वक्त के साथ बढ़ती जाती है। ये बीमारी हमेशा जानलेवा होती है और जीवन काल सीमित बना देती है। हालांकि कुछ लोग ज्यादा जीने में कामयाब हो जाते हैं। हॉकिंग के मामले में ऐसा ही हुआ था। इस बीमारी का कोई इलाज मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसे इलाज मौजूद हैं जो रोजमर्रा के जीवन पर पड़ने वाले इसके असर को सीमित बना सकते हैं। आखिर इस बीमारी के लक्षण क्या हैं? इस बीमारी के साथ दिक्कत ये भी है कि ये मुमकिन है कि शुरुआत में इसके लक्षण पता ही ना चले और धीरे धीरे सामने आए। इस बीमारी के शुरुआती लक्षण एड़ी या पैर में कमजोरी महसूस होना, आप लड़खड़ा सकते हैं या फिर सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत हो सकती है, बोलने में दिक्कत होने लगती है और कुछ तरह का खाना खाने में भी परेशानी होती है। पकड़ कमजोर हो सकती है, हाथ से चीजें गिर सकती है, डब्बों का ढक्कन खोलने या बटन लगाने में भी परेशानी हो सकती है। मांसपेशियों में क्रैम्प आ सकते हैं, वजन कम होने लगता है, हाथ और पैरों की मांसपेशी वक्त के साथ पतली होने लगती हैं, रोने और हंसने को काबू करने में दिक्कत होती है।
आखिर यह बीमारी किससे हो सकती है? मोटर न्यूरॉन बीमारी असाधारण स्थिति है जो आमतौर पर 60 और 70 की उम्र में हमला करती है, लेकिन ये सभी उम्र के लोगों को हो सकती है। ये बीमारी दिमाग और तंत्रिका के सेल में परेशानी पैदा होने की वजह से होती है। ये सेल वक्त के साथ काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन ये अब तक पता नहीं चला है कि ये कैसे हुआ है। जिन लोगों को मोटर न्यूरॉन डिसीज या उससे जुड़ी परेशानी फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया होती है, उनसे करीबी संबंध रखने वाले लोगों को भी ये हो सकती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये परिवार के ज्यादा सदस्यों को होती नहीं दिखती। आखिर इस बीमारी का पता चलता कैसे है? शुरुआती चरणों में इस बीमारी का पता लगाना मुश्किल है। ऐसा कोई एक टेस्ट नहीं है जो इस बीमारी का पता लगा सके, और ऐसी कई स्थितियां हैं जिनके चलते इसी तरह के लक्षण हो सकते हैं। ब्लड टेस्ट, दिमाग और रीढ़ की हड्डी का स्कैन, मांसपेशियों और तंत्रिका में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को आंकने का टेस्ट, लंपर पंक्चर जिसमें रीढ़ की हड्डी में सुई डालकर फ्लूइड लिया जाता है। आखिर इलाज में क्या किया जा सकता है? इसमें स्पेशलाइज्ड क्लिनिक या नर्स की जरूरत होती है जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी अपनाते हैं ताकि रोजमर्रा के कामकाज करने में कुछ आसानी हो सके। फिजियोथेरेपी और दूसरे व्यायाम ताकि ताकत बची रहे। स्पीच थेरेपी और डाइट का खास ख्याल रखा जाता है। रिलुजोल नामक दवाई जो इस बीमारी के बढ़ने की रफ्तार कम रखती है। मरीजों को भावनात्मक सहायता की भी जरूरत पड़ती है। आखिर कैसे बढ़ती है ये बीमारी? मोटर न्यूरॉन बीमारी वक्त के साथ बिगड़ती जाती है। समय के साथ चलने फिरने, खाना निगलने, सांस लेने में मुश्किल होती जाती है। खाने वाली ट्यूब या मास्क के साथ सांस लेने की जरूरत पड़ती है। ये बीमारी आखिरकार मौत तक ले जाती है, लेकिन किसी को अंतिम पड़ाव तक पहुंचने में कितना समय लगता है ये अलग अलग हो सकता है। INH न्यूज ब्यूरो। अब जानते हैं कि आखिर ब्लैक होल है क्या, और क्या ब्लैक होल से बाहर निकलना संभव है? आखिर ब्लैक होल है क्या? दुनिया को ब्लैक होल के बारे में समझाने में स्टीफन हॉकिंग का अहम योगदान है। ब्लैक होल वास्तव में कोई छेद नहीं है, यह तो मरे हुए तारों के अवशेष है। करोड़ों अरबों सालों के गुजरने के बाद किसी तारे की जिंदगी खत्म होती है और इस तरह ब्लैक होल का जन्म होता है। यह तेज और चमकते सूरज या किसी दूसरे तारे के जीवन का आखिरी पल होता है और तब इसे सुपरनोवा कहा जाता है। तारे में हुआ विशाल धमाका उसे तबाह कर देता है और इसके पदार्थ अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। इन कणों की चमक किसी गैलेक्सी जैसी होती है। मरने वाले तारे में इतना आकर्षण होता है कि उसका सारा पदार्थ आपस में बहुत गहनता से सिमट जाता है और एक छोटे काले बॉल की आकृति ले लेता है। इसके बाद इसका कोई आयतन नहीं होता, लेकिन घनत्व अनंत रहता है। यह घनत्व इतना ज्यादा है कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। सिर्फ सापेक्षता के सिद्धांत से ही इसकी व्याख्या हो सकती है। आखिर ब्लैक होल का जन्म होता कैसे है? यह ब्लैक होल इसके बाद ग्रह, चांद, सूरज समेत सभी अंतरिक्ष पिंडों को अपनी ओर खींचता है। जितने ज्यादा पदार्थ इसके अंदर आते हैं, इसका आकर्षण उतना ही बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि ये प्रकाश को भी सोख लेता है। सभी तारे मरने के बाद ब्लैक होल नहीं बनते। पृथ्वी जितने छोटे तारे तो बस सफेद छोटे छोटे कण बनकर ही रह जाते हैं। इस मिल्की वे में दिख रहे बड़े तारे न्यूट्रॉन तारे हैं, जो बहुत ज्यादा द्रव्यमान वाले पिंड हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिक ब्लैक होल को उनके आकार के आधार पर अलग करते हैं। छोटे ब्लैक होल स्टेलर ब्लैक होल कहे जाते हैं, जबकि बड़े वालों को सुपर मैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। इनका भार इतना ज्यादा होता है कि एक ब्लैक होल लाखों करोड़ों सूरज के बराबर हो जाए। क्या ब्लैक होल को देखा जा सकता है? ब्लैक होल देखे नहीं जा सकते। इनका कोई आयतन नहीं होता और ना ही ये कोई पिंड होते हैं। इनकी सिर्फ कल्पना की जाती है कि अंतरिक्ष में कोई जगह कैसी है। रहस्यमयी ब्लैक होल को
सिर्फ उसके आसपास चक्कर लगाते भंवर जैसी चीजों से पहचाना जाता है। साल 1972 में एक्सरे बाइनरी स्टार सिग्नस X1 के हिस्से के रूप में सामने आया ब्लैक होल सबसे पहला था जिसकी पुष्टि हुई। शुरुआत में तो रिसर्चर इस पर एकमत ही नहीं थे कि यह कोई ब्लैक होल है या फिर बहुत ज्यादा द्रव्यमान वाला कोई न्यूट्रॉन स्टार। सिग्नस X1 के B स्टार की ब्लैक होल के रूप में पहचान हुई। पहले तो इसका द्रव्यमान न्यूट्रॉन स्टार के द्रव्यमान से ज्यादा निकला। दूसरे अंतरिक्ष में अचानक कोई चीज गायब हो जाती जहां भौतिक के रोजमर्रा के सिद्धांत लागू नहीं होते। यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला के वैज्ञानिकों ने हाल ही में अब तक का सबसे विशाल ब्लैक होल ढूंढ निकाला है। यह अपने आप में गैलेक्सी ADC 1277 का 14% द्रव्यमान अपने अंदर लेता है। ब्लैक होल के पार देखना कभी खत्म ही नहीं होता। यह अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को हमेशा नई पहेलियां देते रहता है। क्या ब्लैक होल के बाहर आना संभव है? मशहूर भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल के बारे में एक नई जानकारी से वाकिफ कराकर विज्ञान जगत को चौंका दिया था। उन्होंने बताया था कि ब्लैक होल के भीतर से बचकर निकलना संभव हो सकता है। अब तक की वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार ब्लैक होल ऐसी खगोलीय चीज है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश तक भी इसके खिंचाव से नहीं बच सकता। इसमें एक तरफ सतह होती है जिसे इवेंट होरिजॉन यानी घटना क्षितिज कहा जाता है। अब तक माना जाता था कि इसके आगोश में आई वस्तुएं बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने अपने नए शोध के हवाले से ब्लैक होल के बारे में मौजूदा ज्ञान में ये नई जानकारी जोड़ी कि इससे निकल पाना संभव है। हॉकिंग की ओर से आई नई जानकारी न केवल ब्लैक होल की परिभाषा को बदल देगी, बल्कि इस बात पर से भी पर्दा हट सकेगा कि ब्लैक होल द्वारा निगल ली गई वस्तुओं और जानकारियों का आखिर होता क्या है। इस शोध से पहले हॉकिंग की यह मान्यता थी कि ब्लैक होल में समा गई सारी जानकारी खो जाती है, लेकिन अपनी समझदारी को विकसित करते हुए उन्होंने इस शोध में बताया कि ब्लैक होल के भीतर समा गई जानकारियों के बारे में भी फिर से पता लगाना संभव है। अब तक की मान्यता के अनुसार वैज्ञानिकों का यह मानना था कि ब्लैक होल सपाट होते हैं, लेकिन हॉकिंग का यह कहना है कि ब्लैक होल असल में मुलायम बालों सरीखे आभा मंडल से घिरे रहते हैं। ये रोए उन सभी चीजों की जानकारी संजो कर रखते हैं जो भी ब्लैक होल में जा समाती है। INH न्यूज ब्यूरो। सिर्फ ब्लैक होल ही नहीं, स्टीफन हॉकिंग ने अपने जीवन में ब्रह्मांड के कई रहस्यों से पर्दा उठाया और दुनिया को अंतरिक्ष से संबंधी कई अहम सिद्धांत भी दिए। तो आइए जानें कि आखिर बिग बैंग की थ्योरी है क्या। हमारा संसार, आकाश गंगाएं, सौर मंडल और सारे ग्रह बिग बैंग के कारण अपने अस्तित्व में हैं। सालों से वैज्ञानिक यही मानते और बताते चले आ रहे हैं कि इस संसार में सबसे पहले बिग बैंग हुआ और उसके कारण ही पूरे ब्रह्मांड का उदय हुआ। अब दुनिया के फेमस वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने वो राज खोला है जिसे पूरी दुनिया बरसों से जानना चाहती है। स्टीफन हॉकिंग ने हाल ही में बिग बैंग के पहले के संसार के बारे में कुछ ऐसा बताया है जिसे जानकर विज्ञान भी अचंभित है। आज से करीब 13 अरब साल पहले ब्रह्मांड बहुत छोटे से आकार में बढ़ना शुरू हुआ था। फिर बहुत ज्यादा तापमान और फोर्स के दम पर इसका आकार बढ़ना शुरू हुआ। इसके बाद अणुओं का आपस में मिलना शुरू हुआ। पहले उनका आकार बहुत बढ़ा और फिर उनका विघटन शुरू हुआ, जिससे तमाम तारामंडल, ग्रह और आकाश गंगाएं अस्तित्व में आईं। यही बिग बैंग था जिससे हमारा संसार बना और आज तक ब्रह्मांड का आकार धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस बिग बैंग के पहले क्या था या कहें कि दुनिया कैसी थी, इस पर अब तक वैज्ञानिक कुछ खास नहीं जान सके और इस पर वैज्ञानिकों की बहस का कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। इसी बीच वर्ल्ड फेमस वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने टीवी शो पर खुलासा करते हुए बताया था कि बिग बैंग के पहले आखिर क्या हुआ करता था। वास्तव में बिग बैंग के पहले कुछ भी नहीं था। हॉकिंग ने कहा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार स्पेस और टाइम ने साथ मिलकर दुनिया में स्पेस और समय का कभी न रुकने वाला चक्र बनाया है।
लेकिन सच में वो बिल्कुल सपाट नहीं है, बल्कि ऊर्जा और भौतिक पदार्थ के दबाव के कारण ये आपस में घुमा हुआ है। यही वजह है कि इसे समझ पाना आसान नहीं है। INH न्यूज ब्यूरो। ये जानना भी बेहद जरूरी है कि स्टीफन हॉकिंग ने आखिर क्यों कहा कि ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना नहीं की। द ग्रैंड डिजाइन नाम की किताब में उन्होंने लिखा था कि ब्रह्मांड की रचना अपने आप हुई है। तो आइए इसकी और डिटेल आपको देते हैं चलते चलते इस रिपोर्ट के जरिए। दुनिया के जाने माने वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने 76 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने से पहले हॉकिंग ने विज्ञान के क्षेत्र में अपने काम से दुनिया भर में करोड़ों युवाओं को विज्ञान पढ़ने के लिए प्रेरित किया। लेकिन हॉकिंग ने विज्ञान की नजर से ही भगवान, पृथ्वी पर इंसानों का अंत और एलियनों के अस्तित्व पर अपनी बात पुरजोर अंदाज में रखी। हालांकि हॉकिंग को इन बयानों के लिए धार्मिक संस्थाओं की ओर से विरोध का सामना भी करना पड़ा। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किताब द ग्रैंड डिजाइन में भगवान के अस्तित्व को सिरे से नकार दिया। आखिर भगवान पर क्या कहते थे स्टीफन हॉकिंग? स्टीफन हॉकिंग ने एक नए ग्रह की खोज के बारे में बात करते हुए हमारे सौरमंडल से खास समीकरण और भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाया। साल 1992 में एक ग्रह की खोज की गई थी जो हमारे सूर्य की जगह किसी अन्य सूर्य का चक्कर लगा रहा था। हॉकिंग ने इसका ही उदाहरण देते हुए कहा कि यह खोज बताती है कि हमारे सौरमंडल के खगोलीय संयोग, एक सूर्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच में उचित दूरी और सोलर मास सबूत के तौर पर यह मानने के लिए नाकाफी है कि पृथ्वी को इतनी सावधानी से इंसानों को खुश करने के लिए बनाया गया था। उन्होंने सृष्टि के निर्माण के लिए गुरुत्वाकर्षण के नियम को श्रेय दिया। हॉकिंग कहते थे कि गुरुत्वाकर्षण वो नियम है जिसकी वजह से ब्रह्मांड अपने आप को शून्य से एक बार फिर शुरू कर सकता है और करेगा भी। ये अचानक होने वाली खगोलीय घटनाएं हमारे अस्तित्व के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे में ब्रह्मांड को चलाने के लिए भगवान की जरूरत नहीं है। हॉकिंग को इस बयान के लिए ईसाई धर्म गुरुओं की ओर से विरोध का सामना करना पड़ा। आखिर एलियन के बारे में क्या कहते थे स्टीफन हॉकिंग? स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया के सामने ब्रह्मांड में एलियनों के अस्तित्व को लेकर कड़ी चेतावनी दी थी। हॉकिंग ने अपने लेक्चर लाइफ इन द यूनिवर्स में भविष्य में इंसानों और एलियंस के बीच मुलाकात को लेकर अपनी राय रखी थी। भौतिक शास्त्र के इन महान वैज्ञानिक ने कहा था कि अगर पृथ्वी पर जीवन के पैदा होने का समय सही है तो ब्रह्मांड में ऐसे तमाम तारे होने चाहिए जहां पर जीवन होगा। इनमें से कुछ तारामंडल धरती के बनने से 5 बिलियन साल पहले पैदा हो चुके होंगे। ऐसे में गैलेक्सी में मशीनी और जैविक जीवन के प्रमाण तैरते क्यों नहीं दिख रहे हैं? अब तक पृथ्वी पर कोई क्यों नहीं आया और इस पर कब्जा क्यों नहीं किया गया? मैं ये नहीं मानता कि यूएफओ में आउटर स्पेस के एलियन होते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि एलियन का पृथ्वी पर आगमन खुल्लम खुल्ला होगा और शायद हमारे लिए यह अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में जीवन तलाशने के लिए सेती नाम का एक प्रोजेक्ट हुआ करता था। यह प्रोजेक्ट रेडियो तरंगों को स्कैन करता था ताकि हम किसी एलियन सभ्यता से आता संदेश हासिल कर सकें। मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाना चाहिए था। पैसे की कमी की वजह से यह प्रोजेक्ट बंद हो गया, लेकिन इस तरह के मिले किसी भी संदेश का जवाब देते समय हमें सचेत रहना चाहिए। हमें थोड़ा और विकसित होने का इंतजार करना चाहिए। हमारे वर्तमान स्वरूप में किसी आधुनिक सभ्यता से हमारी मुलाकात अमेरिका के असली बाशिंदों रेड इंडियन और कोलंबस के बीच मुलाकात जैसी होगी। मुझे नहीं लगता कि रेड इंडियनों को कोलंबस के साथ मुलाकात से फायदा हुआ था। स्टीफन हॉकिंग ने पृथ्वी पर इंसानियत के भविष्य को लेकर चौंकाने वाला ऐलान किया था। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि मुझे विश्वास है कि इंसानों को अपने अंत से बचने के लिए
पृथ्वी छोड़कर किसी दूसरे ग्रह को अपनाना चाहिए और इंसानों को अपना वजूद बचाने के लिए अगले 100 सालों में वो तैयारी पूरी करनी चाहिए जिससे पृथ्वी को छोड़ा जा सके। INH न्यूज ब्यूरो।